अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक तो ये हम ध्यान रखें, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं इसमें, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे बेहतर रहेगा। ये इन तीनों आर्टिकल्स का एक अंतर संबंध है। अनुच्छेद 14 जो सबसे बड़ा सर्किल है, अनुच्छेद 15 जो उसके अंतर्गत है, और फिर अनुच्छेद 16 जो उसके भी अंतर्गत है। ये जो डायग्राम है ये हमें ये चीज बताता है कि अपनी प्रकृति के लिहाज से आर्टिकल 14 की जो भाषा है और आर्टिकल 14 का जो आयाम है उसके भीतर आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 दोनों के पक्ष शामिल होते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 इस रूप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसमें भेदभाव के विभिन्न जो संदर्भ हैं उनका निषेध किया गया है, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, और साथ साथ ही उसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने, स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान करने की राज्य की शक्ति का संदर्भ है। और राज्य द्वारा की जाने वाली बहुत सारी जो सकारात्मक कार्रवाइयां हैं, जो संरक्षण मूलक विभेद बोलते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट जो है सामाजिक न्याय के नाम पर बहुत सारे वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास करता है, उसके संदर्भ में आर्टिकल 15 एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ये डायग्राम बनाने का पर्पस ये है। इसका मतलब ये बताना नहीं है कि आर्टिकल 14 बड़ा है या आर्टिकल 15 उससे छोटा है या आर्टिकल 16 इससे भी छोटा है। यहाँ इसका संदर्भ ये नहीं है, यहाँ ये बताना है कि इनकी जो प्रकृति और इनका जो क्षेत्र है वो किस किस चीजों को शामिल करता है। आर्टिकल 16 की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी समानता के अधिकार की बात है, और ये बताने का प्रयास किया गया कि कौन कौन से ऐसे रूप हैं जहां विभेद नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, धर्म, मूल, जाति, लिंग, उद्भव, निवास और जन्म स्थान 7 ग्राउंड है। आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड है, आर्टिकल 16 में 7 ग्राउंड है। लेकिन संदर्भ यह है कि आर्टिकल 16 जो है वो केवल और केवल नियोजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के संदर्भ में सरकार की नीतियों का संदर्भ देता है, किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करने की बात करता है, और साथ ही जो सामाजिक न्याय की दृष्टि से आरक्षण की पॉलिसीज हैं सर्विसेज में, नियुक्तियों में, रोजगार के संदर्भ में, उनको आर्टिकल 16 के माध्यम से हम समझते हैं। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है वो आरक्षण, सकारात्मक जो कार्यवाही, स्टेट की जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है जिसको संरक्षण मूलक विभेद, सामाजिक न्याय, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की जो बातें कही जाती हैं वो आर्टिकल 15 और 16 का संदर्भ है। आर्टिकल 14 जो है वो समस्त भारत के राज्य क्षेत्र की जो संवैधानिक सर्वोच्चता है उसको प्रस्तुत करता है, विधि के शासन को प्रस्तुत करता है, कानून के शासन को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल्स का हमें विशेष रूप से इस तरह से ध्यान रखना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर अनुच्छेद 14 की, आर्टिकल 14 की, जिसके अंतर्गत लैंग्वेज आती है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 14 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है वो केवल इतनी सी है, बावजूद इसके, मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि आर्टिकल इतना बड़ा हो गया है, इतना व्यापक हो गया है, इसके अंतर्गत इतने अर्थ अंतर्निहित हो गए हैं, इतनी व्याख्याएं इसमें शामिल हो गई हैं कि लगातार इस पर विभिन्न प्रकार के विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। हम पहले इसके शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं। राज्य, राज्य तो आर्टिकल जो 12 में दिया गया है, भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। आर्टिकल 12 में मैंने बहुत से समझाया है इसको। भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र का मतलब होता है जहां तक भारत की सर्वोच्चता या संप्रभुता का संदर्भ होता है, ठीक है। भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जहां तक भारत की संपूर्ण प्रभु संपन्नता का विस्तार होता है, आर्टिकल 1 जो है और पहली अनुसूची इसका संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। तो राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ इसको बोला जाता है इंग्लिश में, या और नहीं है शब्द यहाँ, या शब्द दिया है विधियों के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है उससे वंचित नहीं करेगा। अब इन लाइनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हुए चलते हैं। सबसे पहला यह संदर्भ है विधि के समक्ष समता, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ब्रिटिश विधि का प्रभाव, एवी डायसी द्वारा प्रस्तुत विधि का शासन से संबंधित पहले मैं लिख दे रहा हूं कुछ लाइनें, फिर इनको मैं समराइज करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समान समझा जाएगा, किसी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर या पद प्रतिष्ठा के आधार पर विशेष नहीं समझा जाएगा। समानता की निषेधात्मक संकल्पना है,
ठीक है, और कानून की सर्वोच्चता को प्रस्तुत करती है। अब इसके दूसरे वर्ड पे चलते हैं हम लोग, फिर मैं समझाता हूं इनको। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। अमेरिकी विधि से प्रभावित अपेक्षाकृत सकारात्मक संकल्पना समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, या इसको बोल सकते हैं कि असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार हो जाएगा, तो वो लिखेंगे नहीं हम यहाँ लिखेंगे समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। इसको कई बार आनुपातिक समानता भी बोलते हैं, आनुपातिक समानता, ठीक है। विधि का समान संरक्षण विधि के समक्ष समता का उप उत्पाद या उप सिद्धांत भी माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, जो समानता के नियम को अधिक तर्कसंगत और व्यावहारिक बनाता है, ठीक है। समानता के नियम को अधिक तर्कसंगत, रेशनल और प्रैक्टिकल बनाता है। अब पहले मैंने कहा कि इनको समराइज कर देते हैं और उसके बाद मैंने स्लाइड्स रखी हैं, उनको हम साथ साथ लेते चलते हैं। देखिए क्या है, आप में से चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस से हैं, राजनीति विज्ञान से हैं, तो वो ये जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में समानता को एक अवधारणा के रूप में पढ़ा जाता है। जिन विद्यार्थियों ने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है वो भी ये चीज़ सुन लें, समझ लें कि समानता एक अवधारणा है, और खासकर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, विधि का शासन, संविधानवाद, ठीक है, ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। फिर से बोल देता हूं मैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, विधि का शासन, संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब होता है संविधान का जो दार्शनिक आधार है, दार्शनिक पक्ष है, संविधान की जो प्रेरणा है, संवैधानिक जो मूल्य हैं, संवैधानिक जो विश्वास है, संवैधानिक जो प्रतिबद्धताएं हैं, संवैधानिक जो निष्ठाएं हैं, ऑल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। तो ये सारी चीजें पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद शुरू हुई हैं, और पॉलिटिकल साइंस के विकास क्रम में, राजनीति विज्ञान के विकास क्रम में सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और समानता के विषय पर काफी अधिक विचार विमर्श भी किया गया है, और समानता को लेकर एक जो दृष्टिकोण है वो निकल कर आता है कि समानता एक ऐसा विषय है जो अक्षरक्ष है, अक्षरक्ष यानी कि पूर्णतः 100% स्थापित यदि हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रकृति ही मनुष्यों में विभिन्न प्रकार की विविधताएं प्रस्तुत करती हैं, और इन विविधताओं को असमानता का नाम दिया जा सकता है, लेकिन ये विषमताओं का आधार नहीं बननी चाहिए। देखिए, दो शब्द मैं बोल रहा हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ असमानता और एक बोल रहा हूँ विषमता। ये दोनों ही अगर हम समझें इनको बहुत गहराई में, तो दोनों में एक अंतर हमको दिखाई देता है। हालांकि असमानता और विषमता को अनेक बार एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द में यूज कर लिया जाता है, लेकिन असमानता में जहां एक प्राकृतिक संदर्भ मौजूद हो सकता है कि प्रकृति ने दो मनुष्यों को शारीरिक और बौद्धिक बल में हो सकता है, या रूप रंग बनावट में, या कार्यक्षमता में, मानसिक और जो शारीरिक कार्य क्षमताएं हैं, हो सकता है उनमें कहीं प्रकृति ने असमान मनुष्यों को बनाया हो, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारी 4 उंगलियां हैं, तो इनमें ही हमको असमानता दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो असमानता है इन चारों उंगलियों की, ठीक है, ये असमानता विषमता का कारण नहीं होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि साहब कौन सी उंगली सबसे छोटी है तो वो कमजोर उंगली है, या उसका कोई रोल नहीं है, ये जो सबसे बड़ी उंगली है ये साहब बहुत ही ज्यादा इसकी बहुत ज्यादा प्रभावी भूमिकाएं हैं। तो चारों उंगलियां और ये अंगूठा जब मिला तब जो है हथेली का निर्माण है, या हथेली में ये हथेली की शोभा है। आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। बहुत ही एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जो कि हमें किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन चीजों को सरल करना हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, तब जाके चीजें समझ में आती हैं। और फिर हमें लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन की याद करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंततः पेपर में ये लैंग्वेज आएंगी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है, ठीक है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि प्रकृति हो सकता है कि असमानता क्रिएट कर दे, प्रकृति असमानता प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन उस असमानता का शोषण मूलक जो संदर्भ है वो विषमता के रूप में कन्वर्ट होता है। तो उस शोषणता को, उस शोषणपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए ये कहा गया, जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विकास हुआ, कि व्यक्ति के शासन की तुलना में, क्योंकि व्यक्ति का शासन जो राजतंत्र था, जो निरंकुश तंत्र था, जो धनिक तंत्र था, जो कुलीन तंत्र था, जो अत्याचार तंत्र था, वहां व्यक्ति का शासन महत्वपूर्ण रूप से स्टैब्लिश होता था। और व्यक्ति का शासन स्टैब्लिश होने के कारण सीधी सी बात ये थी कि जो व्यक्ति राजा था, जो व्यक्ति शासन से सीधे सीधे संबंधित था, वो अपने आप को एक विशेषाधिकार से युक्त करता था
था, एक विशेष कंडीशन में वो रखता था और दूसरे लोगों के साथ वो अन्याय करता था, विषमता का पालन करवाता था। इसलिए जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विकास हुआ, ये माना गया कि समानता की अधिकतम संभव स्थापना की जानी चाहिए, जहां पर समानता नहीं भी है वहां भी उसे लाने का प्रयास करना चाहिए। और इसने जिस विचार को जन्म दिया प्यारे विद्यार्थियों, उस विचार को हम कहते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। एवी डाइसी जो बहुत बड़े विचारक, कानून के ज्ञाता हम जिनको बोलते हैं, न्याय शास्त्र के ज्ञाता के रूप में हम जानते हैं, और ब्रिटिश जो कॉमन लॉ है, जो संवैधानिक विधियां हैं ब्रिटेन की, या जो सामान्य विधि है, उस पर बड़ा प्रभाव है डायसी के चिंतन का। और डायसी का जो चिंतन है वो ये बताता है कि विधि जो है वो सर्वोच्च होती है और विधि के अंतर्गत सब लोग रहते हैं। हम जब पढ़ते हैं संप्रभुता के रूप भी हम पढ़ते हैं जब, तब हम विधिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता का जब चिंतन पढ़ते हैं, उसको बोधा में हम लोग पढ़ते हैं, हॉब्स में हम पढ़ते हैं, बेंथम में पढ़ते हैं, ऑस्टिन में पढ़ते हैं, और फिर यहाँ डायसी तक के चिंतन से उसकी व्याख्या होती है कि विधिक संप्रभुता का मतलब है कि जो कानून है वो सर्वोपरि है, जो कानून निर्मात्री निकाय है वो सर्वोपरि है, और शासन जो है व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का है। ठीक है, तो हम पर चूंकि ब्रिटिश विधियों का प्रभाव रहा और समानता के इस अधिकार में हमने आर्टिकल 14 में डायसी के उस सिद्धांत को लागू करने की चेष्टा की, और डायसी को सिद्धांत से लागू करते हुए हमने लिखा कि साहब, राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति शब्द है इसका मतलब राज्य क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो निवासी हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो गैर नागरिक हो, सारे ही लोग भारत के राज्य क्षेत्र में किसके अधीन होंगे? भारतीय संविधान के अधीन होंगे, भारतीय विधि के अधीन होंगे। यानी सर्वोच्चता कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, सर्वोच्चता विधि की होगी। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, भारत में सर्वोच्चता व्यक्ति की नहीं है, सर्वोच्चता संविधान की है, विधि की है। हाँ, हम ये कहते हैं कि संविधान कि सर्वोच्चता का वास अंततः जनता में निहित है, वो अलग संदर्भ है। जब हम प्रस्तावना में हम भारत की लोक लाइन को पढ़ते हैं जहां लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं, मैं कनेक्ट कर रहा हूं चीजों को। यहां हम बात करें आर्टिकल 14 में उस विधिक संप्रभुता की, तो विधिक संप्रभुता का मतलब है कि कानून जो है वो सर्वोपरि है, और कानून की सर्वोच्चता का दायरा इतना बड़ा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी पद प्रतिष्ठा से हो, चाहे वो किसी जन्म या मत से रिलेटेड हो, चाहे उसके पास कोई पद हो, चाहे उसके पास कोई धन दौलत हो, चाहे वो किसी वर्ग, जाति, क्षेत्र, संस्कृति, समाज से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी समुदाय का सदस्य हो, सब लोग अधीन होंगे विधि के। इसका मतलब क्या है कि ये एक विधि की चादर है या विधि की एक रेखा है, विधि की रेखा, और ये सब विधि के अंतर्गत जन समुदाय। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये विधि की एक रेखा है और उसके भीतर ही हर कोई है। एक विधि का शासन, एक पूरी विधि की रेखा भारत के राज्य क्षेत्र पर खिंच गई है और हम हर व्यक्ति उस विधि के शासन के भीतर है। और भारत जो है, भारत में राज्य जो है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष इस समता से वंचित नहीं करेगा, इस समता से वो अलग उसको नहीं करेगा। यानी प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति इस विधि के शासन के अधीन रहेगा, इस विधि के शासन के अधीन ही माना जाएगा। एक लाइन तो ये हो गई। अब बात आती है इसके व्यवहारिक स्वरूप की। व्यवहारिक स्वरूप, जैसा कि मैंने कहा कि समानता कभी भी अक्षरशः स्थापित हो पाना बहुत कठिन होता है। इस वजह से इसका एक पूरक सिद्धांत, इसका एक सब थ्योरी, इसका एक उप सिद्धांत, इसका एक सहायक सिद्धांत विकसित किया गया जो अमेरिकी विधि की देन था। और उसमें कहा गया कि भले हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, लेकिन ये जो लोग समान हैं इनमें भी एक असमानता, एक अंतर हो सकता है। इसलिए ये बेहतर होगा कि ये एक अपना वर्ग है, 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 और ये एक अपना वर्ग है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब तो हो गया कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति विधि के अधीन है, विधि के अंतर्गत है, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एक प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे एक सरकारी रोजगार प्राप्त व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट रोजगार करने वाला व्यक्ति हो, चाहे बेरोजगार व्यक्ति हो, चाहे स्वरोजगार वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। विधि के नियम, विधि के कानून कायदे सब पर लागू होते हैं। अरे भाई, सड़क पर बाएं तरफ हर किसी को चलना पड़ता है ना। भारत में जब हम सड़क पर चलते हैं, वाहन लेकर जाते हैं या पैदल चलते हैं, तो बाईं तरफ चलते हैं। मुझे भी चलना होता है, दूसरों को भी चलना होता है, बाईं तरफ ही चलना है। जब रेड लाइट होती है सड़क पर तो हमें रुकना ही पड़ता है, ग्रीन लाइट होती है तभी चलते हैं। हाँ, वो बात और है कि कोई उल्लंघन करते साहब, तो जब उल्लंघन करते हैं तो फिर चालान भी करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो विधि का शासन, बहुत छोटा सा उदाहरण दिया मैंने। यानी देश की जितनी भी संहिताएं हैं कानून की, वो सब पे समान रूप से लागू होती हैं, सब पर उसका समान रूप से प्रभाव है। चाहे वो टैक्सेशन की संहिताएं हो, एक इनकम तक 5 लाख रुपए तक की इनकम, या 3 लाख रुपए तक, या 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर यदि टैक्स नहीं लगेगा, सरकार ने कह दिया टैक्स नहीं लगेगा, उससे ऊपर की इनकम पर जिन की भी वो इनकम है उस पर जितना परसेंट टैक्स कहा गया, 5%, 10%, 15%, वो सब पे लगेगा। जीएसटी की जो भी स्लैब है, जो दरें फिक्स की गई, उसमें 12%, 18% या 28%, 23%, 5% जो भी है, वो सब पर लगेंगे उस मापदंड के अंतर्गत आते हुए। ये दैट इज कॉल्ड विधि का शासन। ठीक है, कानून का शासन, यानी कानून के शासन के अधीन सब कोई, हर कोई कानून के शासन के अधीन है, हर कोई कानून के शासन के अधीन है। ये ध्यान रखिए जो लाइन में कह रहा हूं। परंतु उसके बावजूद ये भी तो एक तय बात है जो मैंने भी कहा कि यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है और एक प्रोफेसर है। एक राज्य की प्रशासनिक सेवा है, एक भारत की प्रशासनिक सेवा है। भाई, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक प्रोफेसर, एक कुलपति है, तो सब यूनिवर्सिटी में है, तो सब इसके भीतर यूनिवर्सिटी में, लेकिन इनके अपने अंदर हैं। एक व्यक्ति जो कल ही अपॉइंट हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। एक व्यक्ति जो 15 साल सर्विस कर चुका है, एसोसिएट प्रोफेसर बन चुका है। एक जो 30 साल सर्विस कर चुका है, प्रोफेसर बन चुका है। एक जो बहुत ही विख्यात शिक्षा शास्त्री है, 15-20 साल तो प्रोफेसर रहा, 10-20 किताबें लिख चुका है, देश विदेश में नाम है उसका शिक्षा के क्षेत्र में,
वो वहां पर कुलपति है तो यूनिवर्सिटी में। तो इसका मतलब क्या है, अगर सबको एक समान मान लिया जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर को जितनी तनख्वाह दी जाएगी उतनी तनख्वाह वीसी की भी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर को जो सुविधाएं दी जाएंगी कुलपति की सुविधाएं भी वही होनी चाहिए। मेरी बात समझिए। तो इससे तो समाज का ढांचा जो है उसमें दिक्कतें आ जाएंगी। ये व्यवस्था कैसे स्टेब्लिश होगी साहब? फिर इससे अधिक काम करने की प्रेरणा, अधिक रचना करने की प्रेरणा, अधिक आविष्कार करने की प्रेरणा, ये कैसे मिलेगी? जरा सोच के देखिए इस बात को। लास्की जो हमारे बहुत बढ़िया विचारक हुए पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि समानता का अर्थ ये नहीं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, सबको एक समान वेतन मिले। यदि ऐसा हो गया तो ईंट ढोने वाले जो श्रमिक है उसका वेतन साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन के बराबर करना पड़ेगा। इससे समाज का आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाएगा। फिर कोई क्यों किताबें लिखेगा, फिर क्यों कोई पढ़ाएगा, फिर कोई क्यों मेहनत मजदूरी करेगा? साम्यवादी जो व्यवस्थाएं होती थी उनमें यही तो होता था, एक सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था। काम क्षमता से कीजिए, प्राप्त आवश्यकता से कर लीजिए। तो काम जो कम करते थे और आवश्यकता ज्यादा थी, मान लीजिए एक व्यक्ति का परिवार है 10 जनों का, काम करने वाला एक ही है तो 10 लोगों के लिए अनाज मांगता था, और एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, चारों ही मेहनत करते थे लेकिन आवश्यकता चारों की थी। तो समाज का ढांचा नष्ट हो गया, ढर्रा बिगड़ गया। तो आर्टिकल 14 में इन चीजों को समझा गया है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। देखिए जरा कितनी दूरदर्शिता है, कितनी गजब की पर्सनैलिटी है संविधान निर्माताओं की। उनकी जो बौद्धिक पर्सनैलिटी, उनकी जो बौद्धिक सोच है वो कितनी गजब की है कि उन्होंने आर्टिकल 14 में इतनी शानदार व्याख्या की है साहब। मैं कितने सारे उदाहरण दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से, ये पूरे कोर्स में इतना शानदार तरीके से मैंने इस कोर्स को बहुत ही देखिए तसल्ली से और बहुत ही एक शिद्दत जिसको कहते हैं उसके साथ मैंने तैयार किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाभ इसका लीजिए। और इसमें लगातार मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, इतनी लंबी इसकी वैलिडिटी भी दी है अच्छी खासी। और लगातार मैंने कहा कि ये क्लासेस के अलावा भी मैं हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में लाइव सेशन भी मैं रखूंगा, आप लोगों से जुड़ूंगा, आपसे बातचीतें भी करूंगा, ठीक है। और कुछ एडिशनल इसमें चीजें लाऊंगा भी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ऐसा नहीं जैसा, क्योंकि आजकल तो चलन है यूट्यूब पर इतने असंख्य वीडियोस हैं, कई बार मैं देखता हूं, मेरा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन YouTube पे वीडियो देखता हूं तो उसमें एग्जाम से रिलेटेड तो कोई चीज़ नहीं है कई बार, लेकिन मैं देखता हूं कि उसमें लाखों व्यूज़ हैं। तो ऐसा काम हम नहीं कर सकते, ऐसा काम हमें नहीं करना है, मेरी बात समझिए, ठीक है। हाँ, मनोरंजन के लिए देखने का अलग चीज़ है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़, हाँ नॉलेज की बताई जा रही है, अच्छी बात है, नॉलेज की बताई जा रही है, लेकिन ये तो देखिए कि अभी हम जिस कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या उसमें वो चीज़ आएगी? नॉलेज लेना तो हमेशा अच्छा है, तो फिर किताबों से लीजिए ना नॉलेज, क्यों नहीं कोर्स के अलावा और किताबें में पढ़ते हैं आप? तो इस समय चूंकि हमारा टारगेट एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन होना चाहिए, व्यवहारिकता यह कि एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें उन पर हम फोकस करें। ये मैं समझाते रहूंगा बीच बीच में, ध्यान रखिए, ये मैं समझाऊंगा हमेशा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने ऑफलाइन में पढ़ाया है, विद्यार्थी बिल्कुल सामने बैठा करते थे, उनसे बातचीत करते थे, समझाते थे उनको। और मुझे दायित्व लगता है कि हाँ, मैं खुद भी राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, भारतीय संविधान का विद्यार्थी हूँ, तो चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर बात कर सकूँ, विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक दोनों, ठीक है। विश्लेषणात्मक बातचीत और तथ्यात्मक, हाँ तथ्यात्मक में होता है कि हमें खुद याद करनी है, मैं मैटर बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, मैं कुछ मैटर प्रोवाइड करा सकता हूँ उसमें कि साहब ये चीज़ें याद कीजिए, लेकिन विश्लेषणात्मक चीज़ तो आपको समझनी है, ठीक है। खैर मैं वापस अपने इस टॉपिक पे आता हूँ, ध्यान दीजिए। तो ये इस प्रकार से विधि की जो रूपरेखा है ना साहब, विधि की रेखा, विधि की रूपरेखा कह लीजिए, उसके भीतर सारे लोग थे, लेकिन व्यवहारिकता यह है कि उसके भीतर जो लोग हैं उनके मध्य तो कुछ अंतर है। तो इसलिए क्या किया जाए, विधि का समान संरक्षण लागू किया जाए। विधि का समान संरक्षण क्या कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, यानी एक जैसे वर्ग में जो लोग होंगे उनको एक जैसा वेतन भत्ता, एक जैसी सुविधाएं, एक जैसा व्यवहार, उसको गारंटी दे दीजिए। इसका मतलब यहां जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और यहां जो वीसी है कुलपति, इनके मध्य में एक अंतर होना स्वाभाविक है, उस अंतर को मेंटेन कीजिए। और इसी अंतर को आर्टिकल 14 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ दिया जाता है, वहां से मैं वापस लिखना शुरू कर रहा हूं। देखिए, विधि का समान संरक्षण जो कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की अपेक्षा करता है, समान संरक्षण जो कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की अपेक्षा करता है, इसके अंतर्गत विभेदक व्यवहार, विभेदक यानी कि डिफरेंस करना पड़ेगा, विभेदक यहां डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, विभेदक व्यवहार आवश्यक हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साहब, विभेदक व्यवहार आवश्यक हो जाता है। इस विभेद के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। इस विभेद के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वर्गीकरण के लिए दो शर्तें पूरी होना चाहिए। पहला, वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो, बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो। और दूसरा, वर्गीकरण के लिए बनाए गए अधिनियम या विधि
बनाए गए अधिनियम का इसके उद्देश्यों के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। ठीक है, समझिए, यहां से लाइन चलते हैं। यहां तक तो समझ में आ गई बात हमको कि जो कानून की रूपरेखा है उसके भीतर रहने वाले जो लोग हैं उनमें विभेद, वर्गीकरण इसकी आवश्यकता है, तभी समान परिस्थितियों में रहने वालों के साथ समान व्यवहार किया जा सकेगा। ठीक है, तो एक जैसी परिस्थिति में रहने वालों का एक वर्ग, दूसरी परिस्थिति में रहने वालों का दूसरा वर्ग, इन दोनों के मध्य कुछ विभेद होगा। तो मैंने कहा कि जैसे तनख्वाह का विभेद हो सकता है, सुख सुविधाओं का विभेद हो सकता है, इसलिए सांसद और विधायकों को विशेषाधिकार मिलेंगे, क्योंकि मैं स्वयं को रिप्रेजेंट करता हूं या मैं कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन सांसद जो है, विधायक जो है, वो लाखों हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके विशेषाधिकार और मेरे जो विशेषाधिकार हैं, मेरी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यदि कभी टकराव हो तो उनको प्राथमिकता मिलना स्वाभाविक है। मेरी बात समझिए जो लाइन में कह रहा हूं। ठीक है, ये इस आर्टिकल का संदर्भ है। या जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो उस पद पर पहुंचे हैं, उस पद पर काम करने का विशेष अधिकार है उनको, तो इसलिए उनको इस आर्टिकल 14 के अंतर्गत अपवाद स्वरूप स्थितियों में हम देखते हैं आर्टिकल 361 के माध्यम से। मैं भी लिखूंगा, मैंने ई नोट्स में भी दे रखा है। ठीक है, ई नोट्स बहुत अच्छे से इसलिए बनाए हैं, लेकिन साथ साथ समझते जाइए। अब जो मैं लाइन कहना चाह रहा हूं समझिएगा, ये जो बात आ रही है उसके अंतर्गत क्या है कि विभेदक व्यवहार की जरूरत है। अब क्या होता है कि विभेद जो शब्द है उसके लिए यहाँ एक शब्द काम लिया गया, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे मैंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर एक क्लासिफिकेशन हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर एक क्लासिफिकेशन हो गया, प्रोफेसर एक क्लासिफिकेशन हो गया। तो एक क्लासिफिकेशन कर दीजिए साहब, वीसी क्लासिफिकेशन हो गया, कुलपति। तो क्लासिफिकेशन किया जाए, लेकिन क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं हो जो मनमर्जी हो। अब मैं उदाहरण देता हूं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, एक शैक्षणिक संस्थान, और वहां एक स्कॉलरशिप का टेस्ट कराया जा रहा है। उदाहरण ले लीजिए सिंपल सा, एक स्कॉलरशिप का टेस्ट कराया जा रहा है, और उस स्कॉलरशिप के टेस्ट के लिए ये कहा गया, मान लीजिए 100 स्कॉलरशिप देनी है और 1000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो 100 बच्चों को कैसे छांटा जाएगा? तो वर्गीकरण किया जाएगा। तो वर्गीकरण के लिए क्या कहा गया? कुछ मापदंड रखे गए, मापदंड, दैट इज कॉल्ड बोधगम्य अंतरक। बोधगम्य अंतरक, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जो पहचान योग्य हो, पहचाने जा सके। क्या मापदंड हो सकता है? मापदंड जो है वो जाति का हो सकता है, वर्ग का हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, ये मापदंड हो सकते हैं। तो मापदंड ऐसे होने चाहिए जो पहचाने जा सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला वर्ग, या आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग। ये बात समझ रहे? मापदंड क्या दिया कि साहब स्कॉलरशिप दी जानी है, क्योंकि 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 100 स्कॉलरशिप देनी है, यानी 900 को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, 100 को मिलेगी। तो 100 को जिनको दी जाएगी स्कॉलरशिप, कौन होंगे वो जिनको स्कॉलरशिप दी जाएगी? तो उसके लिए बोधगम्य अंतरक, एक वर्गीकरण किया जाएगा, 100 बच्चों का एक अलग वर्ग, और उन 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो 100 बच्चों का जो वर्गीकरण किया है वो किस पर आधारित होना चाहिए? 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। बोधगम्य अंतरक, ऐसा अंतर जो कि पहचाना जा सके, यानी उसके कुछ मापदंड होने चाहिए। तो मापदंड क्या होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? मैंने कहा कि जाति, वर्ग, ये मापदंड हो सकता है उसमें, लिंग मापदंड हो सकता है उसमें। तो हमने कहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला वर्ग, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, ये मापदंड हो गया। लेकिन अगर उसमें कह दिया जाए कि ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी जिनकी हाइट 6 फीट या जिनकी हाइट जो है वो 5 फीट है, तो क्या ये मापदंड उचित लगता है? नहीं। मेरी बात समझिए जो लाइन में कह रहा हूं। अगर ये कह दिया जाए कि उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी जिनकी आंखें नीली हैं, या जिनकी आंखें भूरी हैं, या जिनकी आंखें काली हैं, तो सब ये क्या मापदंड हुआ? पहचान में तो आ रहा है, लेकिन ये उचित नहीं है ना, युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। तर्क क्या हुआ भाई? हाँ, कोई मॉडलिंग की प्रतियोगिता हो तो फिर ये हो सकता है ये, लेकिन यहाँ तो स्कॉलरशिप की बात है। देखिए आप समझिए, मॉडलिंग की प्रतियोगिता में हो सकता है बात हो कि भाई इतनी हाइट तो होनी चाहिए, इस तरह की नीली आंखें, भूरी आंखें या काली आंखें होनी चाहिए, सब वहां वो हो सकता है, वो मॉडलिंग की प्रतियोगिता। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं उदाहरण स्कॉलरशिप टेस्ट की, छात्रवृत्ति की परीक्षा की। तो मापदंड जो है वो ऐसा होना चाहिए बोधगम्य अंतरक, जो पहचान में पहचाना जा सके, आसानी से, स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। ठीक है, आसानी से। जैसे भारत में कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, योजना जब था उस समय बात होती थी, गाडगिल फार्मूला रखा गया, और उसके अंतर्गत संपूर्ण भारत तो एक इकाई है, लेकिन उसके अंतर्गत कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। मापदंड क्या थे उसके? उन राज्यों की बसावट, उन राज्यों का जो इलाका है वो किसी दूसरे देश के साथ सीमावर्ती हो, वहां जो आबादी है उसमें जो वर्ग है उनको देखा जाए, जनजाति आबादी, वहां जनजाति जो आबादी है, ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है वहां पर, ये देखा जाए। वहां जीवन स्तर जो है कितना कठिन है ये देखा जाए। तो एक तो बॉम्बे में रहने वाला व्यक्ति है ना, मेरी बात समझिए, बॉम्बे में जहां सारी सुख सुविधाएं बहुत अच्छी से मिल रही है, और एक महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा जहां सुख सुविधाएं आसानी से नहीं मिल रही, देखिए है तो महाराष्ट्र की, तो फिर जो विशेष प्रोटेक्शन दिया जाए, कुछ विशेष सुविधाएं दी जाए, वो बंबई वालों को अलग वे में दी जाए और विदर्भ और मराठवाड़ा को अलग रूप में दी जाए, क्योंकि वो पिछड़ा हुआ इलाका है ना, वहां सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं। तो मेरी बात समझिए, तो युक्ति संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, यही विभेद है, इसी को वर्गीकरण बोला गया। लेकिन वर्गीकरण की 2 शर्तें हैं। पहला, वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित हो प्यारे विद्यार्थियों, और दूसरी बात की वर्गीकरण के लिए बनाए गए अधिनियम का इसके उद्देश्यों के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। यानी वर्गीकरण जिस उद्देश्य के लिए किया गया ना, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? उन वर्ग का, उन क्षेत्रों का विकास, उनको सुविधाएं मिलना।
तो आर्टिकल 14 इसकी बात करता है, यानी वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए। जब मनमाना शब्द हम यूज करते हैं कि वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, मनमाना कौन सा कहा था मैंने कहा था स्कॉलरशिप टेस्ट में उनको स्कॉलरशिप दी जाए यदि ये वर्गीकरण कर दिया, शर्त कि जिनकी हाइट एक विशेष रूप से है या जिनकी आंखों का रंग इस प्रकार का है, तो ये मनमाना था। तो वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, वर्गीकरण युक्ति संगत होना चाहिए। तो हम यहां जो शब्द लिखेंगे बड़ा महत्वपूर्ण है कि यह वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए, यह वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए और इसे नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होना चाहिए। नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होना चाहिए। ध्यान दिए जो लाइन में कह रहा हूं, यह वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए और इसे नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होना चाहिए। और फिर आर्टिकल 14 में ये सारी लाइनें आ गई। तो आर्टिकल 14 ने क्या सिद्ध किया कि विधि सर्वोच्च है, सब लोग विधि के अंतर्गत हैं, विधि के अधीन है, कोई व्यक्ति विधि से बाहर, विधि से परे नहीं है। कोई नहीं कहेगा मुझे विधि से लेना देना नहीं, सबको विधि से लेना देना है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, शब्द है हर व्यक्ति, विधि के अंतर्गत है और विधि के अंतर्गत ही नहीं बल्कि विधि के अंतर्गत समान है, कोई असमान नहीं है, सब समान है। लेकिन व्यवहार यह है कि जो विधि के अंतर्गत रह रहे हैं उनकी भी अपनी एक विशेषता है, उस विशिष्टीकरण को, उस विशेषता को वर्गीय संदर्भ जब दिया जाएगा तो वर्ग जब बनेंगे तो एक वर्ग में रहने वाले जो लोग हैं वो दूसरे वर्ग के लोगों से अलग हो सकेंगे। इसलिए समान परिस्थितियों में रहने वालों के साथ समान व्यवहार, आनुपातिक समानता, ताकि जो वितरण हो सके वो बेहतर हो सके। अभी हम बात करेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इसी का व्यवहार है। देखिए जबरदस्त चीज, मैं नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा उसकी। या तो आर्टिकल 14 में इतनी बात हो गई। आर्टिकल 14 उन सिद्धांतों की बात करता है प्यारे विद्यार्थियों जिसका व्यवहार हमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में देखने को मिलता है, गजब तरीके से, शानदार तरीके से। इसीलिए मैंने वो डायग्राम बनाया आर्टिकल 14, 15 और 16 को अंतर संबंधित करने के लिए। और मैंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 14 बहुत बड़ा हो गया, आर्टिकल 15 उससे मध्यम बड़ा और आर्टिकल 16 सबसे छोटा हो गया ना, इसका मतलब ये नहीं। हालांकि ये कह दिया जाता है, कहा जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है कि आर्टिकल 14 सबसे बड़ा है, फिर आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 उससे कम है, क्योंकि आर्टिकल 16 कुछ आधारों की, विशिष्ट आधारों की बात करता है, आर्टिकल 15 बड़े आधारों की बात करता है, आर्टिकल 14 तो पूरे भारत की बात करता है। लेकिन वहां उद्देश्य है उस डायग्राम को समझाने का कि इन तीनों की प्रकृति में अंतर संबंध है। आर्टिकल 14 जहां सैद्धांतिक रूपरेखा देता है वहीं आर्टिकल 15 और 16 उसके व्यवहारिक पक्षों को स्पष्ट करेगा। उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, मैं 2 या 3 क्लासेस में इसको कर रहा हूं, एक क्लास अभी हो गई। तो इसके हम जो नंबरिंग हमारी टेक्निकल टीम से इसको नंबरिंग जो हम दिलवाएंगे अपलोड करते समय, वो हम क्लास 4 है, ये क्लास 4 हो गई जिसमें आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है वो एक साथ हम लेंगे, और अगर उसमें आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 भी हमने लिया एक साथ तो वो क्लास 4A हो जाएगा, ठीक है। और यदि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 आए तो क्लास 4A हो जाएगा, और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 अगर अलग लिया तो फिर वो क्लास 4B हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक अंतर संबंधित है। चूंकि मैं देख रहा हूं कि ऑलरेडी 40 मिनट के आसपास हो गए हैं और अभी भी लगभग हमें पौने घंटा और इसमें लगेगा। तो कोशिश ये होती है कि जो क्लासेस हैं 40-45 मिनट 50 मिनट की जब होती हैं तो वो अपलोड होने में भी, और आप जब डाउनलोड करते हैं देखते हैं तो उसके लिए भी वो ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है इंटरनेट की स्पीड वगैरह के लिहाज से। हाँ, कभी कभी क्लासेस जो होती हैं वो 1-1.25 घंटे की भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करेंगे अभी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 की। फिर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो आर्टिकल 14 है उससे कुछ अपवाद है, मैंने नोट्स में दे रखे हैं। और जैसे मैंने बोला भी, राष्ट्रपति राज्यपालों को मिलने वाली उन्मुक्तियां हैं, सांसद और विधायकों के विशेषाधिकार हैं, यूएन के संस्थान हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, विदेशी जो राजदूत हैं, तो वहां आर्टिकल 14 का अपवाद उनके लिए रखा गया है। आर्टिकल 14 के अपवाद वहां पर प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखें, अपवाद का मतलब होता है कि जिनको उस विधि के शासन की जो व्यवस्था से बाहर रखा गया। जैसे विदेशी राजदूतों का संदर्भ है तो जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन होते हैं जिसके अंतर्गत एक देश के प्रतिनिधियों को दूसरे देशों में उस देश के कानूनी नियमों से उन्मुक्ति मिलती है, संरक्षण मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विषय जो आज से नहीं कई वर्षों से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये संदर्भ दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक वैश्विक संस्था के रूप में है, तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 में नैसर्गिक न्याय का जो नियम है, प्राकृतिक न्याय का जो नियम है, वो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। प्राकृतिक न्याय का मतलब ये होता है कि किसी भी विषय में दोनों ही पक्षों को सुना जाए, यानी किसी एक पक्ष को अपनी मनमानी करने का अवसर ना मिले। नेचुरल जस्टिस को बोलते हैं, कोई भी एक पक्ष अपनी मनमानी नहीं कर सकता। यानी राज्य अगर समानता के अधिकार में कोई वर्गीकरण क्रिएट करना चाहता है तो वर्गीकरण मनमानी तरीके से क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि वर्गीकरण के सुनिश्चित मापदंड होने चाहिए जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, ठीक है, ये मापदंड वो हो सकते हैं जो कि हम अभी आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंतर्गत इनको देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 18 तक की, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।